What is the role of public in investigating a पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम? पुलिस का क्या रोल रहता है किसी गुनाह को इन्वेस्टिगेट करने में? One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime, and investigation include the recording statements of the witness and the collecting the different kind of evidence. तो जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो रिकॉर्ड करती है कि विटनेस के क्या स्टेटमेंट्स है और अलग अलग एविडेंस क्या है, उन सबको ढूंढती है, पता लगाती है और कलेक्ट करती है. On the basis of the investigation, the police are required to form an opinion. If the police think that the evidence point to the guilt of the accused person, they file the charge sheet in the court. अगर एविडेंस के थ्रू पुलिस को पता चलता है कि वो पर्सन ने ही वो क्राइम अटैम्प्ट किया है, तो वो एक चार्ज शीट बनाते हैं और उस चार्ज शीट को कोर्ट में भेजते हैं. As stated at the beginning of this chapter, it is not the job of the police to decide whether the person is guilty or innocent. तो जैसे ही हमने जब इसमें स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि पुलिस का कोई हक नहीं बनता है ये बताना कि कोई पर्सन गुनहगार है या नहीं है, मतलब यानी किसी ने गुनाह किया है या वो बेगुनाह है. You read in this is for the judge to decide. ये काम जज का रहता है. You read in यूनिट सेकेंड about the rule of law. यूनिट सेकेंड में आपने पढ़ा है कि लॉ के क्या रूल्स रहते हैं, which means that everyone is subject to the law of land. This include the police. Therefore, police investigation always have to be conducted in accordance with the law and with respect for the human rights. The Supreme Court has laid down the guidelines that the police must follow at the time of arrest, detention and the इंट्रोगेशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा, गाइडलाइंस दे रखी पुलिस को कि आपको किसी पर्सन को अरेस्ट करते टाइम ही उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी है. द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. और पुलिस इंस्पेक्टर्स को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम किसी पर्सन को शूट कर दे या किसी को मारे या किसी को टॉलरेट करे, मतलब उसको सताए. दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर अ पीटी ऑफेंस. और इवन वो उनको कोई पनिशमेंट भी नहीं दे सकते हैं. आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द क्रिमिनल लॉ ग्रांटेड to every arrested person the following fundamental right. First is the right to be informed at the time of arrest of the offense for which the person is being arrested. The right to be presented before the magistrate within 24 hours of arrest. The right not to be ill-treated or tortured during the arrest or in the custody. Confession made in the police custody cannot be used as evidence against the accused. A boy under 15 years of old and the woman cannot be called to the police station only for questioning. So आर्टिकल 22 में लॉज बने हैं कि किसी भी जब बहुत सारे राइट्स बना है कि द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड. अगर किसी पर्सन को हम अरेस्ट कर रहे हैं तो अरेस्ट करने के समय ही हम उसको इन्फॉर्म करेंगे कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है. द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. तो अरेस्ट करने की 24 घंटे तक के पहले ही उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं. नॉट टू बी द इल ट्रीटेड और टॉलरेट ड्यूरिंग द अरेस्ट और इन द कस्टडी. अगर कोई पर्सन कस्टडी में है या उसको अरेस्ट कर रखा है तो उसके साथ इल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बेकार व्यवहार नहीं कर सकते हैं, बुरा व्यवहार नहीं करना है. एंड द कन्फेशन मेड अ पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूर्ड. और पुलिस कस्टडी में किसी के भी अगेंस्ट एविडेंस वो तैयार नहीं कर सकते. और 5वां राइट है आर्टिकल 22 का मतलब ये है कि अगर कोई
बॉय 15 ईयर्स से कम एज है उसकी, और वुमेन को यहाँ पर पुलिस स्टेशन क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। So why do you think there is a rule for the confession made during the police custody cannot be used as the evidence against the accused? So आपको क्या लगता है कि जो कन्फेशन है पुलिस कस्टडी में जो कन्फेस किया है वो एज अ एविडेंस नहीं माना जाता है, ऐसा क्यों है? जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था उस अकॉर्डिंग आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। The Supreme Court of India had laid down the specific requirement and the procedure that the police and the other agency have to follow for the arrest, detention, and interrogation of any person. These are known as D.K. Basu guidelines, and some of this include the police officer who carry out the rest of investigation should wear accurate and the visible identification and the name tag with their designation. A memo of the arrest should be prepared at the time of arrest and should include the time and date of the arrest. It should also be arrested by at least one witness who could include a family member of the person arrested. The arrest memo should be the countersigned by the person arrested. The person arrested, detained, or being interrogated has a right to inform a relative, friend, or a well-wisher. When a friend or the relative live outside the district, the time, place of arrest and the venue of custody must be notified by the police within 8 to 12 hours after the arrest. Now, let us return to the story of Shanti and answer the following questions. First is, when Shanti was arrested to the theft, S.I. Rao also kept her brother Sushil in the police lockup for 2 days. जब शांति को अरेस्ट किया था तो S.I. राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक लॉकअप में रखा था। वॉज इट लीगल फॉर द पुलिस टू डिटेन हिम? तो क्या ये लीगल है? डज इट वॉलेट द D.K. बासु गाइडलाइन? कि ये D.K. बासु की गाइडलाइंस को वॉयलेट कर रहा है, मतलब उसका उल्लंघन कर रहा है। B is, did S.I. Rao do enough to question witness and compile the evidence before arresting Shanti and filing a case against her? In keeping with the duties of the police as stated above, what else do you think S.I. Rao could have done as a part of his investigation? Question number 2. Now, let us take a slightly different scenario. Shanti and her brother Sushil go to the police station to complain that Mr. Shanti, Mr. Sinde, 20-year-old son, had stolen rupees 15,000 that they have been saving up. Do you think that the officer in charge of the police station will promptly lodge an FIR? Is a factor that, in your opinion, may influence the decision of the police to register or not register an FIR? तो दवाई दिलवा दो ना, एक हो गया उसको। FIR, First Information Report. It is with the registration of an FIR that the police can begin the investigation into a crime. The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person gives the information about a cognizable offense. This information can be given to the police either orally or in writing. The FIR usually mentions the date, time, and the place of the offense, detail the basic facts of the offense, including the description of the events, if known, the identity of the accused person, and the witness is
As also mentioned, the FIR also states the name and the address of the complainants. There is a prescribed form in which the police register an FIR and it is signed by the complainant. The complainant also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police. What is the role of the police prosecutor? A criminal offense is regarded as a public wrong. क्रिमिनल ऑफेंस क्या होता है? जब किसी पब्लिक के साथ कोई गलत हुआ होता है, अन्याय हुआ होता है, तो हम पब्लिक प्रोसेक्टर की मदद लेता है. What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against that affect the victim but against the society as a whole. Do you remember the case of the Drori death of the Sudha that we read about in the previous chapter? The case वो नहीं है. The case पता नहीं against the accused Lakshman and his family was presented by the state. That is why the case was called the State Delhi Administration. वो पढ़ाई का खा लेना दिख नहीं रहा. Versus Lakshmi Kumar and the others. Similarly, the above case can be the call at State versus Shanti Hambram and not Mrs. Sindhe versus Shanti Hambram. In the court, it is the public prosecutor who represent the interest of the state. The role of the prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. He or she has no role to play in the investigation. The prosecutor must conduct the prosecution on behalf of the state. As an officer of the court, it is his or her duty to act impartially and present the full and the material fact, witness, and the evidence before the court to enable the court to decide the case. So, tell me, Mr. Sindhe, how did the gold chain go missing? So, I had kept my chain in the drawer. Shanti stole it. No other outsider except Shanti goes into my room. Mr. Sindhe searched her trunk in front of me and we were shocked to find 10,000 rupees in an envelope. Shanti got this money from selling my gold chain and she is a thief. और वो ही उसी ने चोरी करी है. What is the role of the judge? The judge is like an umpire in a game and conduct the trial impartially and in the open court. Judge एक गेम में अंपायर की तरह होता है जो कि कंडक्ट करता है कि उसमें क्या काम हो रहा है, जैसे कि ओपन कोर्ट में. The judge hears all the witness and any other evidence presented by the prosecution and the defense. तो जज सभी के एविडेंस को सुनता है, सभी के विटनेस को सुनता है, जो एविडेंस लाए होते हैं उनको भी सुनता है, जो उनके प्रोसेक्शन है उनके फेवर में या उनके डिफेंस में. द जज डिसाइड्स whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence present and in accordance with the law. तो जज डिसाइड करता है कि वो पर्सन गुनहगार है या बेगुनाह है उस एविडेंस के बेसिस पर. If the accused is convicted, the judge pronounces the sentence. He may send the person to jail or impose a fine or both depending on what the law prescribes. फिर अगर सपोज कि उन्होंने क्राइम किया है और ये साबित हो जाता है तो फिर
वो जज उसको जेल भेज देता है और या तो फिर उससे फाइन लेते हैं या तो फिर उसको उस पर्सन को जेल भी जाना पड़ता है एंड he also have to pay the fine also depending on the law prescribed जो कि law में लिखा उस according. So what did the judge say in the शांति case after hearing the testimony of all the witness? तो शांति के केस में जज ने क्या बोला होगा सभी विटनेस के बारे में सुनने के बाद? तो जज ने क्या डिसाइड किया होगा शांति के केस में? The next is what is a fair trial? Fair trial क्या होता है? Let us for a moment imagine that might happen if the judge decided to try शांति case very differently. जज ने डिसाइड किया है, इमेजिन करो कि जज ने शांति के केस को बहुत अलग तरीके से ले रखा है. What if the court did not give a copy of the charge sheet? सपोज करो कि कोर्ट अगर चार्ज शीट की कॉपी ही नहीं देगा and the statement of the witness to शांति, और शांति के जो विटनेस है उसको भी नहीं. What if he held the trial in the secret location where neither शांति nor सुशील were present? सपोज करना है कि सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जाए जहाँ शांति और सुशील नहीं हो. What if he did not give the शांति lawyer? अगर उन्होंने शांति को लॉयर नहीं दिया होता तो क्या होता? Advocate Rao enough time to question the witness of the prosecution such as Mrs. Sindhe and instead had already decided that Shanti was guilty. If they had happened, then it would be a case of an unfair trial. अगर ऐसा नहीं हो पाता, शांति बेगुनाह होकर भी उसको सजा मिलती तो ये अनफेयर ट्रायल होता. This is because for a trial to be fair, several different procedures have to be observed. Article 21 of the Constitution that granted the right to life states that the person's life